2008 के यूपीएससी एस्पिरेंट और आज की यूपीएससी एस्पिरेंट, उसमें क्या आप डिफरेंस देखते हैं? पहले अधिकतर छात्र हुआ करते थे तैयारी करने के लिए, अब सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ गई। शिक्षक पहले पढ़ाया करते थे, अब यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि अच्छे टीचर यूट्यूबर हो गए और उसको बनाया कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट कि सर आप पढ़ाने लगोगे तो फिर तो भट्टा बैठ जाएगा हमारे कोचिंग। सर मजा दो, तो हिंदी के छात्र मजा लेने के लिए कोचिंग में जा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, रिजल्ट मत लीजिए। कैसे रुकेगा ये, आपको क्या लगता है? वो रील देख के अगर एडमिशन लेने आए। अब जो बच्चा गांव से चल रहा है उसका एक ही लक्ष्य है, किस मास्टर का करियर बनाना है, वो मास्टर का करियर बनाने आ रहा है। आज स्थिति यह है कि कोचिंग उद्योग के जो मालिक हैं वो एसी कमरे में बैठ के फीडबैक लेते हैं बच्चों से कि बताओ किस टीचर ने आपका ज्यादा मनोरंजन किया। कोचिंग की दुनिया आज के दिन में सबसे बड़ा ठगी उद्योग है। अगर आप सच में अपने सपने पूरा करने के लिए वहां जा रहे हैं तो आप ठगी के शिकार हैं। आज सर से मिलने का मौका मिला, मैं धन्य हुआ है। कोचिंग में एडमिशन लिया था 3 लाख देके सर से पढ़ने के लिए ना, मिलने पर धन्य हो रहे हो। जिस डीपी अग्रवाल जी ने कहा था कि ये असंभव है कि छात्रों के आंदोलन के सामने यूपीएससी कोई परिवर्तन ले आया है। दिल्ली का मुखर्जी नगर सपनों का अड्डा या सपनों का कब्रिस्तान, यहां से निकली है एक ऐसी कहानी, ना टॉपर की ना ऑफिसर की, बल्कि एक डार्क हॉर्स की। आज हम बात करने वाले हैं दुमका के एक ऐसे लड़के की जो यूपीएससी देने आया था, पर सिस्टम को समझकर उसने सिस्टम पे ही लिख दिया। कभी एस्पिरेंट, कभी आंदोलनकारी, कभी मोटिवेशनल स्पीकर, कभी गांव का गीत गाने वाला और कभी वो राइटर जिसके कैरेक्टर्स आज भी मुखर्जी नगर की गलियों में जिंदा लगते हैं। इन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, इन्होंने एक पूरी जनरेशन का प्रेशर, फेलियर, दोस्ती, प्यार और फ्रस्ट्रेशन लिख दिया। और फिर वही आवाज साहित्य अकेडमी तक पहुंच गई। तो आज की बातचीत सिंपल नहीं होगी। यहां बात होगी सपनों की, सिस्टम की, स्ट्रगल की और उन लोगों की जो एवरेज होते हुए भी कहानी बना देते हैं। प्लीज वेलकम नीलोत्पल मृणाल। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो हम शुरुआत करते हैं कि नीलोत्पल मृणाल कौन है। वो कभी लेखक होते हैं तो कभी कवि होते हैं, बट असल में कौन है? देखिए, हम जैसे लोग जो ग्रामीण और कस्बाई पृष्ठभूमि से आते हैं, हम लोग एक निष्ठ होके, एक विशेषज्ञ होके दुनिया में अगर अपना परिचय लेके जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम अपना परिचय इस तौर पर दें कि हम लोग गांव की गुमटी हैं। जिस गुमटी में पान भी रखा है, थोड़ा दालमोट भी रखा है, वो कुछ मीठी सुपारी भी रखी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर 2 लीटर तेल भी रखा हुआ है, पेट्रोल डीजल भी रखा हुआ है, शैम्पू भी रखा हुआ है, क्यू कार्पिन तेल भी रखा हुआ है। तो कहने को एक गुमटी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग सिविल सेवा की तैयारी के लिए निकले थे जी। तब हमें पता था कि हमें एक साथ 20 विषय पढ़ने हैं। आप एक स्पेशलिस्ट की होने की तैयारी में नहीं लगे हैं, आप एक जर्नलिस्ट होने की तैयारी में लगे हैं, एक समानज्ञ हैं, जहाँ पर हर विषय के बारे में कुछ न कुछ आपको जानना है। वही बात पर्सनालिटी में भी आती है कि आप में जो कुछ भी है, आप उन सब पर थोड़ा थोड़ा काम करिए और अपने को बचाए रखिए किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। जी। तो हमारे पास क्योंकि विकल्प दुनिया में इतने कम होते जा रहे हैं, संघर्ष इतना ज़्यादा है, अवसर इतने कम हो रहे हैं कि वहाँ पर आप एक विशेषज्ञ की भांति एक ही रास्ते पर दौड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप नीलोत्पल को इस तौर पे जान सकते हैं, मैं गांव की गुमटी हूँ। अच्छा, लेखकों को हमेशा ये एक बात सुनने को मिलती है कि लिखते तो हो पर करते क्या हो। तो ऐसा कभी सुनने को मिला कि अब सब सेट है? ये हिंदी के लिए मैं यूँ कहूँ थोड़ा सा विडंबनापूर्ण बात है हिंदी के क्षेत्र में कि हिंदी के लेखकों को अभी तक इस जुमले से मुक्ति नहीं मिली है कि अगर आप लिखते हैं तो और करते क्या हैं। लेकिन वर्तमान में हालात बदले हैं, परिदृश्य बदल चुका है और आज के दिन में हिंदी का लेखक जो भी मैं बैठूं या मेरे तौर पर और कोई अगर मेरे इस जगह पे आए तो आप ये कह सकते हैं कि वो लेखन भी आज के दिन में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है सर। और लिख के खाते हुए, जीते हुए फिर लिखा जा सकता है। कम से कम हिंदी के लेखन ने इतनी बड़ी दुनिया तो बना ली है। तो पहली कमाई अगर आपको याद हो लिखने से, वो क्या थी? डार्क हॉर्स जो मेरा पहला उपन्यास था, उसकी पहली रॉयल्टी मुझे 2015 के अक्टूबर-नवंबर में आई थी, क्योंकि अप्रैल में किताब आई थी, 13 अप्रैल को। आज उस किताब को अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 16 साल
जी। नहीं, 11 साल हो चुके उस किताब को, 15 में आई थी किताब। तो 7,000 या 8,000 रुपये की रॉयल्टी मुझे पहली बार मिली थी, और वो 8,000 तब मिली थी जब 4500 रुपये कमरे का किराया था। तो आप लगभग दोगुना समझिए मेरे कमरे के किराए से। तो मेरे लिए पहली रॉयल्टी, और वो इस बात के लिए मुझे खुशी है उस रॉयल्टी की, मैंने तब मुझे वो रॉयल्टी मिली थी 2015 में 8,000 रुपये की। जब लोगों ने ये कहा था कि लेखक होके क्या होता है, और आज तक 200 रुपये की रॉयल्टी भी किसी हिंदी के लेखक को हमने देखा नहीं, अपने आसपास किसी लेखक को। तो उस ज़माने में उस तौर पे 8,000 रुपये का वो रॉयल्टी मिलना, मुझे इतना तो कम से कम संकेत मिल चुका था कि हिंदी की पठनीयता अब बड़ी है, इसमें टिके रहना, अच्छे से लिखना, पाठकों से कनेक्ट करना और लगातार लिखते रहना, तो एक बड़ी दुनिया बन सकती है। और आज हम हिंदी का बड़ा संसार देख रहे हैं जहाँ लाखों पाठक हैं। जी, जी। आप अपने आप को बिहार की अस्मिता से काफ़ी जोड़ते हैं। चाहे अब उसमें लिट्टी-चोखा भी आता है, मुरीठा भी आता है, गमछा भी आता है। बट बिहार की असली पहचान आपको क्या लगता है, क्या है? देखिए, ये अस्मिता से जोड़ना जैसी बात अगर मैं कहूँगा तो एक आप योजनाबद्ध एक कोई आपको एक योजनाबद्ध कोई प्रदर्शन लगेगा जहाँ पर मैं कहूँ कि मैं अस्मिता से जोड़ता हूँ। जो सहज आपकी पहचान है, जी। वो आएगी। अब मैं चेहरे पे पाउडर लगा के और जेब से मिट्टी निकाल के बेचूँगा, तो वो नकली दुकानदारी हो जाएगी और वो पकड़ में आ जाएगी। तो ये सहज है। मैं अगर लिट्टी-चोखा की बात करूँ तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का ख़्याल है कि बिहार की पहचान लिट्टी-चोखा से, इसलिए मैं लिट्टी-चोखा पे बात करूँ। वो मुझे अच्छा लगता है खाना, तो मैं उसकी बात करता हूँ। हाँ, तो उसी तरह से गमछा, वो अगर मेरी पृष्ठभूमि में मुझे मिला है, तो मैं उसको इसलिए भी अपने सर पे बाँध के चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पृष्ठभूमि को लेके कोई डिमोरलाइज़ करने का ख़्याल किसी में ना आए। ठीक। मैं आधुनिक होने को इस तौर पे नहीं देखता हूँ कि हर चीज़ पुरानी जो उससे पिंड छुड़ा लिया जाए। आधुनिक होने का मतलब ये है कि जो नई चीज़ है, उसमें जो अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो नई चीज़ों में, उसको स्वीकार किया जाए। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि पुरातन चीज़ों से पिंड छुड़ा लिया जाए। अगर वो चीज़ें अच्छी हैं, वो विरासत में मिली हैं अगर हमें, तो मैं गमछे को या वही लिट्टी-चोखा को या किसी भी पूर्वांचली या बिहारी पहचान को, झारखंडी पहचान को मैं उसी तौर पे देखता हूँ। इसलिए वो सब मुझे सहज लगता है। अब कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है मुझे ऐसा दिखने के लिए या ऐसा बोलने के लिए। वो मुझ में है, मैं चाह के भी अपने भीतर से निकाल नहीं सकता हूँ। मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ। और इसी से जुड़ा गमछे का एक किस्सा है हाँ। जो दिल्ली के एक क्लब में हुआ था। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्लब बोलिएगा तो फिर ट्रोल करने लगेंगे लोग कि हिंदी का राइटर क्लब कैसे गया, इसलिए होटल बोलते हैं। होटल में ही हुआ था, रेस्टोरेंट में। हाँ, तो रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही लगा के गया था, तो मुझे गेट पे ही वही कहा कि आप इसको उतार लीजिए तब जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। सफ़ेद रंग का गमछा था। मैं कनॉट प्लेस सीपी के सेंट्रल पार्क में एक प्रोग्राम करने के बाद मैं वहाँ होटल में खाना खाने गया था, रेस्टोरेंट में। लेकिन ये बात है कि पहली बार मुझे पता चला कि भेदभाव क्या होता है किसी भी आधार पे, क्योंकि संयोग से मैं ऐसी जाति में पैदा हुआ कि मैंने जाति भेदभाव नहीं देखा। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर संयोग से मैंने सामाजिक भेदभाव भी नहीं देखा। जी। लेकिन एक कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, पहनावे के आधार पे जब भेदभाव मुझे केवल 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर मुझे पसीने से उसने भिगा दिया और मैं इतने तनाव में आ गया और मैं काँपने लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझे मेरे कपड़े के लिए कहे कि आप बाहर चले जाओ, आप इसमें सूट नहीं कर रहे हो, आप इसके लायक नहीं हो। तब मुझे पहली बार पता चला कि जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, जातीय आधार पे, सामाजिक आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वहाँ पर उन लोगों के साथ कैसा होता होगा या उस भेदभाव को झेलने वाले को कैसा लगता होगा, जब आज कपड़े के आधार पर भेदभाव झेलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने बस उसी का प्रतिकार किया। मैंने, जो होता है एक विद्यार्थी झगड़ा करता है, कुर्ता-वुर्ता समेटा, अंदर गया, खाना खाया। लेकिन मुझे लगा कि इसका विरोध कायदे से इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं मामूली आदमी हूँ। मैं दिल्ली के मेयर का लड़का हूँ नहीं, सांसद का लड़का हूँ नहीं, तो मेरे में ईगो है नहीं क्योंकि मैं ये हूँ ही नहीं। तो इस किसको संतुष्ट करेगा सॉरी बोल के? तो मैंने उसको कहा कि देखो सॉरी तुमने बोला, लेकिन तुम्हारे सॉरी से जो संतुष्ट होता जो ईगो, वो है ही नहीं हम में। हम है मामूली आदमी। हमारे पास तो दिल ढूंढने पर बहुत मुश्किल से मिलता है, जिस पत्थर को छू देते हैं उसी को कहते हैं कि यही दिल है। तो इसमें ईगो कहाँ से आएगा? तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम मामूली आदमी को रोज बेइज्जत करोगे, इसलिए तुम्हारा हम इलाज करके जाना चाहते हैं।
तुमने कंधा गलत चुन लिया, गमछा तो ठीक पकड़ा, कंधवा वो गलत पकड़ लिया जहाँ पे वो गमछा रखा हुआ था, वो माथा गलत पकड़ा तुमने। फिर मैंने उसका विरोध किया, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मुखर्जी नगर में किया, एक मीडिया के साथी थे, उन्होंने सहयोग अच्छा। किया, वो आए। ये कौन से साल की बात ये है? 2019 की बात है, 18-19 की बात है। हम्म, और फिर सोशल मीडिया पर एक तरह से गमछा क्रांति शुरू हो गई, और अखबारों में, बिहार यूपी के तो कई शहरों में विद्यार्थियों मतलब युवाओं ने गमछा लेकर रोड पे वो जुलूस निकाला। और इस तरह करके नतीजा ये हुआ कि 48 घंटे में उस रेस्टोरेंट ने अपने ड्रेस कोड में गमछे को शामिल किया, तब जाके ये मसला ख़त्म हुआ। उस दिन से मुझे ये लगा कि अपने पहनावे को लेके कभी भी पीछे कदम नहीं करना है, कभी भी हीन भावना नहीं लानी है। और तब से मैं सर किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता हूँ तो मैं ये लगा के जाता हूँ, और इसलिए लगा के जाता हूँ कि मुझे ये ज़्यादा सहज करता है जी। इसलिए नहीं कि मैं किसी आंदोलन के लिए आपको आंदोलित कर रहा हूँ या आपको उद्वेलित कर रहा बड़ा आप हूँ अपने रूट से जुड़ते हो। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी गमछा लगाओ, अगर आप बिहार से हो तो, आप यूपी से हो तो आप गमछा क्यों नहीं लगाते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझ में ये सहज ये प्रवृत्ति आई कि मैं इसको माथे पर रख के चलूंगा, मैं इसको हीन भावना से ग्रसित नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसने मुझे इसी कारण से कहा कि बाहर जाओ, तुम अच्छे नहीं दिखते हो। क्योंकि ये सिमिलर चीज हमारे साथ हुई, हमारे साथ कुछ लेडीज थी, वो साड़ी पहन के क्लब में जाना चाहती थी, मैं क्लब बोल दूंगा तो नहीं जाने दिया गया। तो वहाँ काफ़ी बातचीत हुई, लड़ाई हुई, इवेंचुअली उन्होंने अलाउ किया। तो उनका तर्क ये था कि ड्रेस कोड हम निर्धारित कर सकते हैं कि उस जगह की ड्रेस कोड क्या होगी। तो ये आप कहाँ तक सही मानते हो? नहीं, वो कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, क्रिकेट टीम में भी ड्रेस कोड है, कबड्डी में भी ड्रेस कोड है। हमको ये देखना होगा कि हम उसके ड्रेस कोड को इस देश में सांस्कृतिक भेदभाव का कारण नहीं बनने देंगे। जैसे वो ड्रेस कोड ये कर देता कि इस रेस्टोरेंट में हरे रंग का पजामा पहन के या लाल रंग का पजामा या सफेद रंग का पजामा पहन के आना है, तो गरीब हो या अमीर, सस्ता हो या महंगा कपड़ा, सब पजामा पहन के आ जाता है या फुल पैंट पहन के आ जाता है। क्योंकि स्कूल में जब ड्रेस कोड होता है तो उसमें कपड़े की क्वालिटी नहीं दिखी जाती है। ठीक बात। आप नीला ड्रेस पहनते हैं, अब वो सूती का हो, टेरिकॉटन का हो, लिलन हो या टेरिकॉटन सूती मिक्स हो, इससे मतलब नहीं होता है स्कूल को। स्कूल आपका ड्रेस देखता है। तो अगर ऐसा कोई ड्रेस कोड है कि उस रेस्टोरेंट में सब बैठे हुए हैं, ये ड्रेस कोड नहीं है, ये सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठता को दिखाने का एक उपक्रम है, जहां पे आप कह रहे हैं कि महंगे या इस तरीके के कपड़े पहन के आइए जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो। साड़ी भारतीय संस्कृति या उनको लगता है कि वो गवई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये हमको नहीं सूट कर रहा है। वरना अगर वो ड्रेस कोड बना दे कि भाई सलवार सूट में ही महिलाएं आएंगी, इस कलर का सलवार सूट होना चाहिए, और फुल पैंट शर्ट पहन के या कोट पैंट पहन के इस कलर का कोट पैंट पहन के लोग आएंगे, तो लोग देख लेंगे कि हमको उस रेस्टोरेंट में जाना है, तो सस्ता हो या महंगा, हम शादी वाला कोट पैंट पहन के चल जाएंगे जो बरमाला के टाइम में पहने थे, अगर एक दिन उस रेस्टोरेंट में खाना होगा तो। ठीक बात ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो उनका लॉजिक है कि ये ड्रेस कोड हम कर सकते हैं, नहीं नहीं, आप ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति सर्वश्रेष्ठता का कोड लागू नहीं कर सकते हैं, जहां पे आप किसी को मतलब वेशभूषा के कारण कमतर ठहराएंगे और किसी को वेशभूषा के कारण सर्वश्रेष्ठ ठहराएंगे और उसको एंट्री दे देंगे। ये तो वही बात हो गया जहां पर अंग्रेज लिखा करते थे कि यहाँ कुत्ते और भारतीयों का आना प्रवेश, तब तो ये उनका लॉजिक भी सही हो जाएगा, तब तो हम किसके खिलाफ खड़े होंगे। फिर तो आप जब सभ्यता के आप जब अपने माथा पर ले लीजिएगा जो है कि वाइट बर्डन थ्योरी जो था, वाइट कि हम ही को दुनिया को सभ्य करने का ठेका हम ही ने लिया है, ठीक है, तो वही बात हो गई। तो हम तो आपको ठेकेदारी यहाँ करने नहीं देंगे भारतीय कम से कम समाज में और यहाँ की संस्कृति में, तो ये बात है। आपके बचपन में चलते हैं, दुमका में जीवन कैसा था और वहाँ के नीलोत्पल कैसे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही साधारण जैसे सब होता है कि स्कूल जाना, दरवाजे से खिड़की से निकल आना प्राइमरी में, है ना, जो गांव के स्कूल में होता है, आम झड़ाना, जामुन झड़ाना, बेर झड़ाना, गुल्ली खेलना, ताश खेलना, 8 आना 4 आना 1 रुपया तक का ही जुआ खेलना, है ना, उससे ज़्यादा आप रिस्क ले नहीं सकते बचपन के। उसमें भी ये सोचना कि नहीं नहीं दिवाली के दिन खेलो तो बड़ा भेद होता है कि उसमें हर दिन हर कोई खेलता है, समाज का सबसे सभ्य व्यक्ति भी उस दिन जुआ खेलता है। तो जुआ को नैतिक रूप से अच्छा खेल बनाने के लिए लॉजिक लगाना, जो साल भर लगाते थे लोग, दिवाली में खेल सकते हो।
वैसा ही बचपन था, गांव के मुखिया को देखना। पिताजी तो ने कभी पकड़ा जुआ खेलते हुए? नहीं, हम लोग बहुत कम, वही वाला, हम लोग भी दिवाली वाले धीरे धीरे हो गए तो अच्छा। कि भाई उस दिन सब लोग खेलते हैं, हाँ। उस दिन नियम है कि खेलना चाहिए, जो उस दिन हम्म। खेलेगा और जो उस दिन हारेगा उसको बहुत धन की प्राप्ति फिर आगे जीवन में होगी, यही सब चलता था। तो उसी तरह का जीवन था, मुखिया को देखना रास्ते में तो ढेला मारना, गांव के प्रधान को गाली देके भाग जाना, है ना। कहीं सरकारी काम चल रहा है तो 9वां 10वां तक ये चेतना आ गई थी कि बालू में सीमेंट कितना मिल रहा है, ये सब स्कूल के दीवार पर खड़े होकर बोलना। ये एक बोरा एक टीन सीमेंट में तुम कैसे 16 टीन बालू डाल रहा है, जबकि 12 एक का मसाला बनना चाहिए। तो ये आंदोलन का तुम बीज तब 16 से एक, बो दिया हाँ गया था। हाँ, शुरुआत यहीं से होता है, जब आप पहले मुखिया जी का आम तोड़ देते हैं, जी प्रधान जी का दीवार फान के पहले जब आप लीची तोड़ लेते हैं, जी। आप इसको चोरी मान सकते हैं। हम्म। असल में यही कक्षाएं हैं जहां पर आप विद्रोह की पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। जी आप किसी के खेत से चना उखाड़ के नहीं ला रहे हैं, आप किसी किसान का मटर चुरा के नहीं ला रहे हैं, जिसको सुबह नुकसान हो जाएगा जब वो हरा मटर डलिया में लेके 5 किलो बेचने जाएगा बाजार, उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप 16 फीट की दीवार फान रहे हैं, काटी ठोक के, मुश्किल से चढ़ के, ये खतरा लेके कि ठेवना टूट सकता है, फिर फानते हैं, फिर उनका आम्रपाली तोड़ते हैं आप, फिर उनका आप तोड़ते हैं चौसा बढ़िया दशहरी, उसको भरते हैं झोला में और मुट्ठी बांधते हैं कि क्रांति का शुरुआत हो गया, खाली मुखियो खाएगा मीठा आम, ठीक है ना। तो ये होता है। तो जो लोग किताबों से क्रांति पढ़ के आए हैं, उनको कभी कभी अपने दुनिया के आसपास के अखाड़ों में उतरना चाहिए। उन नौजवानों को असली पाठशाला की शुरुआत वहीं से होती है। और तब जब प्रधान, जो कि जवाहर रोजगार योजना हमारे टाइम में चलता था, है ना, और इंदिरा आवास योजना आवास में चलता था। जवाहर रोजगार योजना में गांव के ग्रामीण विकास के कार्य होते थे, छोटी पुलिया का निर्माण, छोटे नलकूप का निर्माण, कुओं का निर्माण, छोटा डाभा जो पोखर बनता था, ये सब जवाहर रोजगार योजना एक समय आया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 95 वगैरह की, 96 की। बाद में फिर इंदिरा आवास योजना जब आया जी 2000 के दौर में, और वो पूरा, तो वो सब दौर था। तो उस दौर में हम जिस पुलिया पर बैठते थे, हमें उस ठेकेदार का पता होता था, हमें पता होता था कि प्रमुख ने और प्रधान ने इसमें कितना खाया क्या होगा। खाया होगा। और हम लोग तभी पुलिया में ऐसे हाथ मार के बाजी लगाते थे, इसको कितना देर में कौन तोड़ सकता है, क्योंकि ये भरोसा था कि सरकारी काम है, टूट तो जाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं था जो बॉर्नविटा पिया वही तोड़ देगा, सरकारी काम है, सत्तू पी के भी जो आया है मारेगा 2 हाथ तो ईंटा भसका देगा। और उससे फिर हम लोग तो कहते थे, उसमें और अब में डिफरेंस है कि आज भी टूट जाता थोड़ा सा मानने से? नहीं, अब थोड़ा समाज तो सजग हुआ है, अब तो आपके पास सूचना का अधिकार है, आप थोड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम, मोबाइल आ गया है, मोबाइल पत्रकारिता है, तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आया है कि आप थोड़ा एफर्ट लगा के तोड़ना थोड़ा पड़ता है। एफर्ट लगा के तोड़ना पड़ता है, और आप अब सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, बहुत तंत्र को शामिल करना पड़ता है। यानी कि अब जब तक हर खिड़की पर भ्रष्टाचार नहीं बैठा हो तब मुश्किल है। या फिर तो भ्रष्टाचार का एकल खिड़की सिस्टम हो गया, एक को पैसा दिए, उसने नीचे सबको रिश्ते हुए सबको सेट कर दिया और आप भ्रष्टाचार कर लीजिए। यानी भ्रष्टाचार अब संगठित हुआ है, अब वो एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, तब वो सफल हो पाता है। पहले क्या था कि केवल प्रधान जी और ठेकेदार के अंदर अगर काम हो गया तो आप भ्रष्टाचार कर लोगे, हो सकता है कि डीसी साहब को पता ना हो। अब पैसा शुरू से ऊपर से सिंगल विंडो सब क्लियरेंस हो सिंगल गया विंडो, जैसे। वहां जाना होगा, वहां क्लियरेंस साहब ने ले लिया, वो पर्चा सबको चले जाएगा कि भाई ये पर्चा है, इस विभाग में इतना, इस योजना का इतना, भ्रष्टाचार का ये कमीशन है, साहब को जमा हो गया है, वहां से रिश्ते हुए यहाँ तक आएगा और आप कर सकते हैं। अभी मैंने कल झारखंड के एक मंत्री जी को वीडियो सुना, उसमें पत्रकार पूछ रहा है कि फलाना घाट पे बालू की तस्करी हो रही है और ट्रक जा रहा है, तो बता रहे नहीं ये गलत है, मेरे घर के सामने से भी जाता है, उनके घर के सामने से जाता है, उन विधायक के भी सामने से जाता है। मतलब वो मंत्री राज्य का कह रहा है कि कहाँ कहाँ बालू की तस्करी हो रही है, मेरे यहाँ नहीं हो रही है। वो सब जो हो रही है उसमें मंत्री कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, ये बात मंत्री खुद एडमिट कर रहा है। तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार कितना संगठित और कितना वैध और कितना मान्य हो गया है समाज में भी। मैंने उसके नीचे कमेंट भी जाके देखे कि शायद कोई विधायक जिसे ये सवाल पूछ रहा हो कि अगर हो रहा है, चलिए कहीं तो हो रहा है जहां आपके संज्ञान में हो रहा है, तो आप उसको रोकने नहीं, कोई नहीं, सब नीचे कह रहे थे देखे हमारे विधायक जी ईमानदार हैं। तो आप समझिए कि वो, तो ये स्वरूप बदला है, ये बदला है। एक कहानी हमने सुनी है कि आपके गुरुजी आपको संगीत के साथ साथ पहलवानी भी सिखाते थे, ये सच?
हाँ, मेरे गुरुजी थे उदय प्रताप सिंह, और तो मेरे मोहल्ले में ही रहते थे। मूल रूप से वो, मैं जहाँ मुंगेर, जो संग्रामपुर मेरा गाँव है, उस गाँव के बगल का एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन संयोग, जब मैं जहाँ झारखंड में मैं जहाँ रहता था, उसी गाँव में फिर बाद में वो भी बसे, 50 साल पहले ही आके वो बस गए थे, 40 साल। तो वो पहलवानी सिखाते थे और संगीत के भी। तो मैंने उनसे संगीत सीखने के लिए उनको हारमोनियम वगैरह लाया और मैंने कहा, गुरुजी हमको संगीत सिखाइए। तो 7-8 दिन 10 दिन देखे कि हारमोनियम बजा रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया, ना इनसे इससे काला दब रहा है, ना उजला दब रहा है। और मैं जितनी ज़ोर से दबा रहा था, क्योंकि उस समय अदनान सामी का उदय हो चुका था टीवी के स्क्रीन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर, जहाँ पे अदनान सामी दोनों हाथों से जब पियानो और सिंथेसाइजर बजाते थे तो जादू होता था। तो वो देख के हम लोग उंगली पटकते थे हारमोनियम पर, बिना जाने की बज क्या रहा है। तो 10-15 दिन के बाद गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, इसको छोड़ दो, ये कोमल लोगों का काम है, कलाकार लोगों का काम है, जो कलात्मक लोग होता है। तुम हमसे पहलवानी सीख लो, जो मेरा दूसरा क्षेत्र है। तो फिर वो मेरे जिस कमरे में मैं सीखता था, बड़ा चौड़ा सा एक पलंग था, उसी पर फिर मैं दंड बैठक वगैरह, लंगोटा वंगोटा वो हम सिलवाए। और फिर जो है, और गुरुजी को खुद च्यवनप्राश ला के दिए कि गुरुजी हाँफ ना जाए, क्योंकि उनका उम्र 70-75 साल हो चुका था। गुरुजी च्यवनप्राश खाते थे और हम पहलवानी। कहते थे कि लंबा चौड़ा तुम्हारा जो है कि शरीर बाद में हो जाएगा, लंबाई तुम्हारा बढ़ रहा है, तभी तो मैं इतना लंबा था नहीं, कम था, लेकिन पतला दुबला देख के लग रहा था कि भाई ताड़ का गाछ बढ़ भी सकता है। तो उन्होंने कहा कि संगीत छोड़ो। तो बाद में मैंने किसी तरह से हारमोनियम सीखा जरूर, पहले पहलवानी सीखी, और जीवन भर पहलवानी तो लगी रहेगी, तो उनका पाठ भी याद रहेगा। सही बात है। अच्छा, स्पीड वेलफेयर क्लब की क्या कहानी है? स्पीड वेलफेयर क्लब क्रिकेट टीम था मेरा। एक्चुअली मैं, देखिए, वो मैं बहुत ही एक्टिविज्म को मैं इसी तौर पे लेता था, टीम होनी चाहिए, वो टीम किसी तौर पे होनी चाहिए। अगर वो खेल से वो टीम बन रही है तो बढ़िया, वो टीम किसी पूजा पाठ या किसी सार्वजनिक आयोजन की कमेटी है तो वहाँ से बने। अगर कोई, जिसको आज आप लोग हम लोग एनजीओ की संस्था के तौर पे देखते हैं, जिसके पास फंड है, गांव में भी एक ऐसा सामाजिक संगठन होता था जहां पर 10 लड़कों के द्वारा क्लब बन जाता था, तो मैं उस तौर पे देखता हूं। तो क्रिकेट टीम असल में एक्टिविज्म का मेरे लिए रास्ता था, जहां पे किसी भी एक्टिविज्म के लिए 15 लोग कम से कम बैट बॉल विकेट डंडा लेके खड़े रहते थे, किसी भी संकट में कहीं कुछ जरूरत पड़ी। मेरा इलाका आदिवासियों का इलाका है, हमारे यहाँ गर्मियों में अगलगी का घटना खूब होता है, जब पछिया बहता है, और हमारे यहाँ के आदिवासी गांव में केवल बुजुर्ग रह जाते हैं, बाकी लोग धन कटनी के लिए या धन रोपनी के लिए 2 बार, या ईंटा भट्टा बनाने के लिए बंगाल चले जाते हैं कमाने, बंगाल, असम, ये वहाँ का पलायन है, झारखंड। तो वैसे में गांव में केवल बूढ़ा बुजुर्ग बच जाता है, और उस गांव में उस घर पे चावल या खाना खाने वाला एक कुत्ता बच जाता है वफादार, जो उस घर की रखवाली करता है। आपको आदिवासी गांव के कुत्ते शहर के किसी भी बड़े बुलडॉग और लेब्राडोर से ज़्यादा ताकतवर और चुस्त दुरुस्त, और मेरे ख्याल से शायद ईमानदार भी, बिना नखरा के, बिना कार चढ़े, बिना गुस्सा हुए, बिना भूखे, ज़्यादा ईमानदारी से मुस्तैद आपको दिख जाएंगे और ज़्यादा तंदुरुस्त दिखेंगे, जो जूझते हैं, लड़ते हैं, तो वो बच जाते हैं। ऐसे में कोई बूढ़ा है, बीड़ी पी रहा है, उसके हाथ से एक बीड़ी गिर गया और अचानक से एक तिनका पुआल में पकड़ लिया, तो कई बार कई घर जल जाते हैं। तो ऐसे में मैंने बचपन से देखा कि ऐसे में हम लोग, भाई क्रिकेट टीम है जो गई है आग बुझाने वाले में, राहत सामग्री पहुंचाने वाले में। ब्लॉक का वीडियो बाद में आता था, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके पहले हम लोग अपनी टीम लेकर ट्रैक्टर लेके जाते थे, चंदा उठा रहे हैं गांव में सेठ से, दाल सेठ जी, चावल दीजिए सेठ जी 20 किलो, अरे कैसे दे देंगे अभी, कैसे 1 कुंटल, अरे नहीं दीजिएगा। तो 6 ठो स्टंप रहता था, 3 इधर 3 इधर वाला, 2 ठो बल्ला रहे, है ना, नहीं तो स्पिन बॉल करके मार देंगे गलत जगह। तो ये जो है एक्टिविज्म का ही तरीका था, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन था नहीं। आज आप इसको कह सकते हैं, बहुत सॉफ्ट लोग थोड़ा निराश हो सकते हैं कि ये एक्टिविज्म नहीं था, ये रंगबाजी है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए यही संसाधन था। हम इसी तरह से किसी डीलर से, जो कि 2-2 लीटर केरासन तेल बचाते हुए पैसा कमाता था, उससे ऐसे मौके पर 50 लीटर केरासन तेल ले लेते थे। नीड ऑफ द आवर था वो। तो यही था, इसी तरीके से, और जाके वो काम करते थे। थोड़ा सा मुझे इस बात की भी राहत थी और थोड़ा एडवांटेज था कि मेरे पिता इसी विभाग में अधिकारी थे। अच्छा। तो मैं किसी भी सेठ साहूकार से अगर चावल दाल अगर मैं उठाऊं
तो वो थोड़ा सम्मान भी देता था। बाकी 6 गो स्टंप तो था ही हमारे पास, 3 इधर वाला 3 इधर वाला, और 15 लोग हम लोग एक साथ रहते थे, वो क्रिकेट टीम थी। तो ये स्पीड क्लब था एक्चुअली। प्लेइंग 11 कोई भी हो, बट 15-16 हमेशा 15-16 हम लोग तो रहते ही थे। 3-4 जो इम्पैक्ट प्लेयर जो है तो वो भी रहता था। तो वो किसी भी टूर्नामेंट में 16 लोगों का लिस्ट मांगा जाता था, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम गांव के देहात के टूर्नामेंट में 2-3 तो घायल मारपीट करके हो जाए या बॉल लग के हो जाए। जी। तो ये भी था। मैट पर जब क्रिकेट लेदर बॉल से होता था तो स्ट्राइकर बॉलिंग करता था, मैं और मेरा भाई, तो हम लोग का ही टारगेट रहता था कि हेलमेट मारना है, हेलमेट में मारना है, इसके हेलमेट का गैप ज़्यादा है, इसमें बॉल घुस जाएगा, इसको दांत में मारना है। तो यही रहता था, छाती पे मारो, इसके कमर पे मारो, शॉर्ट बॉल दो, इसके सीना पर लगे, तो यही कर बॉलिंग और ये तो करते। क्रिकेट का लगाव वहां से लेकर आज तक भी है? नहीं, अब सर अब इतना नहीं। अब पता नहीं, क्रिकेट से विरक्ति हो गया है। मैं ऐसा, जब से ये मोहल्ला क्रिकेट आईपीएल का आया है, हम यहाँ देश की अखंडता और राज्यों के क्षेत्रीयता को मिटाने में हो गया। अब तो साला शहर शहर से लड़ने लगा है, और इस कदर लड़ने लगा है कि आप देखिए। तो मैं मोहल्ला क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि हम लोग मोहल्ला क्रिकेट खेल के सोचते थे एक दिन रणजी खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे। नहीं खेलना हुआ, गांव में ही खेलते रह गए, डिस्ट्रिक्ट तक खेले, है ना। तो क्रिकेट को इस तरह से भी रुचि हम लोग की चली गई कि जब पूरी दुनिया ही मोहल्ला क्रिकेट खेलने आ गई, तो हम किस क्रिकेट के लेवल की बात करते थे। तो ये था, है ना। हम लोग भाई सोचते थे, जब अनिल कुंबले ने 6 बॉल पर 6 विकेट लिया, तो 6 गेंद का विश्लेषण क्रिकेट भारती या क्रिकेट सम्राट पढ़ के हम लोग करते थे कि गेंद कहाँ टप्पा खाई। ग्राफ में आता था कि पहली गेंद यहाँ टप्पा खाई थी, ऑफ स्टंप से बाहर नहीं घूमी थी, धीमी हो गई थी, उछल के आई, और बल्लेबाज सईद अनवर गेंद को पढ़ नहीं पाए और कैच उन्होंने दे दिया विकेट कीपर को, पिछला पैर पीछे रह गया, मूवमेंट नहीं हो पाया बदन का। ये हम लोग क्रिकेट सम्राट में, क्योंकि यूट्यूब तो था नहीं, तो ग्राफिक्स से समझते थे कि कुंबले ने गेंद कहाँ डाला होगा, या जवागल श्रीनाथ अगर फास्ट बॉल कर रहे हैं तो गेंद कैसे डालते, तो ग्राफिक्स से समझना पड़ता था। तो वो भी हम लोग, रमाकांत अचरेकर की क्रिकेट कैसे खेले एक किताब थी, उसको भी हम लोग लेके पढ़ते थे। और दीवाल और सामने खड़े हो जाए और बीच में बल्ला रख के कि स्टांस सीधा जाए, अगर बैट सीधा नहीं चलेगा तो घुटने पे लगेगा, तो बॉल दीवार पे मार के हाँ करें। तो ऐसे ही करके हम लोग गांव में उस लेवल पर करते थे। नेट वगैरह खरीद लिया था, तब इतना आ गया था गांव में भी, मतलब एकदम देहात तो नहीं था, तो नेट गाड़ के कि भाई हाफ पिच बना लिया, थोड़ा सा टर्फ जैसा कि उसमें काली मिट्टी भरा, रोड का काम चल रहा, रोड रोलर बुलाया, उसको बोला कि थोड़ा इस पे पिच कर दो, और वो करके तो इतना इस लेवल तक खेलते थे, इतना मन लगा के तो खेलते थे, मेहनत का काम था। टेनिस बॉल आया नहीं था, जबकि क्रिकेट से कलात्मकता खत्म हो जाए, है ना। तभी हम लोग को लगता था कि मोहम्मद अजरुद्दीन की तरह कलाई का इस्तेमाल करके अगर फ्लिक करेंगे तो गेंद फाइन लेग की ओर से जाएगी, तो 4 रन मिलेगा। वो जो क्लासिकल था, टोरंटो कप, सिग्मा कप, हाँ। 2 जो कनाडा में और वो जो टोरंटो में हुआ था, जब राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर ये दोनों आए थे उस वक्त, है ना। तो डिस एंटीना नया हम लोग के गांव में आया था, तो 2-3 घरों में ही टोरंटो कप का प्रसारण हुआ था और सिग्मा कप का। तो तब से हम लोग, राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर जब आया था तब लगा था, तो वो जब राहुल द्रविड़ का कवर ड्राइव और आगे खेला, तो वो एक दौर था, लगाव तो बहुत था। तो वो क्रिकेट खेला। तो अब विरक्ति हो गई। अब तो मैं सही में, मैं मतलब जो टॉप के 4-5 प्लेयर या 7-8 प्लेयर हैं भारतीय टीम के, उसके अलावा मैं जानता भी नहीं हूँ। आईपीएल के खिलाड़ियों को नहीं जान पाता हूँ ये लोग कौन है, क्यों खेल रहे हैं, क्यों हाँप रहे हैं, क्यों खरीदे जा रहे हैं, क्यों बेचे जा रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं पता है कुछ भी। क्यों हम महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई का राजा बोलते हैं, जिसने विश्व क्रिकेट में भारत की धाक जमाई, हमको कुछ नहीं पता कि विराट कोहली क्यों केवल बेंगलोर का हीरो है। तो ये व्यापार है तो इसलिए अच्छा, यूपीएससी के दिनों पे आते हैं। 2008 के यूपीएससी एस्पिरेंट और आज की यूपीएससी एस्पिरेंट, उसमें क्या आप डिफरेंस देखते हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट हमेशा से 2-3 तरह के रहे। जब मुखर्जी नगर में था तो पहले तो मैं मुखर्जी नगर को भारतीय युवाओं के मनोविज्ञान का नक्शा मानता हूँ। आप वहाँ अगर उतरें तो आप एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा रणनीतिकार है, और पढ़ाई को एक रणनीति के तौर पे लेता है और उसको फुलफिल करता है और जूझ रहा है, रिजल्ट हो या ना हो। अब कुछ ऐसे आए हैं जो उतने गंभीर नहीं हैं।
उसका कारण ये है कि वो रील देख के आ रहे हैं आईएएस बनने, और रील वाले के यहाँ आ रहे हैं आईएएस बनने। तो वो छात्र नहीं है, वो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने बेल बटन दबाया, घंटा दबाया, घंटी बजाया, लाइक किया और यहाँ तक खींचे चले आए यूट्यूबर के सम्मोहन में। तो जो बड़ा अंतर ये आया है कि मैं पहले अधिकतर छात्र हुआ करते थे तैयारी करने के लिए, अब सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ गई है, अब सब्सक्राइबर ज़्यादा आ गए हैं तैयारी करने। शिक्षक पहले पढ़ाया करते थे, अब यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। अब लाइक, व्यू, शेयर इस बात का गारंटी है कि कोई टीचर कितना चल रहा है या वो कितना विद्वान है। तब छात्रों का चयन बताता था कि ये शिक्षक कितना सफल है अपने फील्ड में। तो ये अंतर आ गया है। अब शिक्षक सफल है और यही कोचिंग उद्योग का ध्येय हो चुका है। तभी कोचिंग उद्योग को डर लगता था कि अगर छात्र सफल नहीं होगा तो कोचिंग भी कैसे चलेगा। टीचर इस बात को लेकर रात रात भर सोते नहीं थे कि अगर मेरा विद्यार्थी पास नहीं हुआ तो हम भी कैसे चलेंगे। आज के दिन में ये सोच सोच के टीचर रात भर जगा रहता है कि कुछ रील काट देते हैं तो 1 महीने का मटेरियल हो जाएगा, तो बच्चा लोग कूदते रहेगा भालू बानर अपना आपस में, तो मजा आता रहेगा। आज स्थिति यह है कि कोचिंग उद्योग के जो उद्योगपति मालिक हैं वो एसी कमरे में बैठ के फीडबैक लेते हैं बच्चों से कि बताओ किस टीचर ने आपका ज़्यादा मनोरंजन किया और किसने आपको बोर किया। तो बच्चे बताते हैं कि फलना टीचर हैं, वो बहुत डेप्थ में चल जाते हैं सर, वो बहुत बोर करते हैं, ऐसे कोई इनको रखिएगा तो एडमिशन बहुत कम हो पाएगा, इनको हटाइए भगाइए। नहीं, टीचर्स अगर कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो वो फेल है, क्योंकि उनको कोचिंग निकाल दे रही है बड़ी कोचिंग, जिसके पास पैसा है कॉर्पोरेट। तो जब से कॉर्पोरेट आया, कोचिंग एक बाजार है, बाजार केवल प्रोडक्ट बेच रहा है। प्रोडक्ट का ही गारंटी है ही नहीं कि साबुन आपको गोरा करेगा, वो बोल रहा है कि आपको गोरा कर देंगे, लेकिन किस साबुन ने किसको गोरा किया है आज तक, किस क्रीम ने किसको गोरा किया है। तो वो एकदम विज्ञापन उस वस्तु की तरह वो नोट्स भी बेच रहा है और आपको क्लास दे रहा है। इस बात से मुक्त होके, इस नैतिक दायित्व से कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और आप इस बात से बिना सावधान हुए किसी भी शिक्षक का चयन कर रहे हैं कि वो कक्षा में पढ़ा रहा है कि नहीं, किस तरह से पढ़ा रहा है और हम उसका किस तरह से सदुपयोग कर पाएंगे। आपको भी लगता है हमने प्रोडक्ट खरीद लिया है, मैं इस ब्रांड का उपभोक्ता हूं तो काफी है। ठीक उसी तरह से कि आप गुच्ची का बेल्ट पहन लिए हैं तो आप संतुष्ट हैं, बेल्ट गड़ भी रहा है तो आपका दायित्व है आपके चमड़े का कि वो अच्छा फील करे, क्योंकि ये गुच्ची में पैसा लग चुका है। अरमानी के जीन्स अगर पीछे से चुभ भी रहा है तो आप करिएगा क्या। तो ब्रांड को भोग कर रहा है सब्सक्राइबर रूपी छात्र, वो ब्रांड का सुकून है उसके पास। अब ब्रांड सर्विस दे रहा है, सर्विस में इस बात की कोई गारंटी या नैतिक दायित्व नहीं कि सर्विस जिस बात के लिए दिया गया था फुलफिल हुआ कि नहीं। तो पूरा कॉर्पोरेट आने के बाद कोचिंग की दुनिया आज के दिन में सबसे बड़ा ठगी उद्योग है। अगर आप सच में अपने सपने पूरा करने के लिए वहां जा रहे हैं तो आप ठगी के शिकार हैं। और मुखर्जी नगर जैसे जगह जो एक ऐसा चौराहा है जिसका हर रास्ता किसी सपने की तरफ जा रहा है कि देखो वो करा देगा, वो करा देगा पास, वो करा देगा, और हर रास्ते पर बच्चे क्या यही रीजन है, चाहे मुखर्जी नगर ले लें या कोटा ले लें, कि बच्चों पे इतना मेंटल प्रेशर आ रहा है कि वो सुसाइड टेंडेंसी आ रही है। कोटा का मसला अलग है, वहां पर बहुत कम उम्र के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, मैट्रिक के बाद या 12 के बाद वाले पहुंच रहे हैं, तो वो टूट जाते हैं और उन पर पारिवारिक दबाव, स्कूल से निकल के आए हैं तो क्लास का दबाव, वो उसको कैरी नहीं कर पाते हैं और इस कारण शिकार हो रहे हैं सुसाइड का। ये बहुत चिंताजनक है और हमें उनको इस चिंता से, इस प्रेशर से मुक्त करना चाहिए। ऊपर से जो गला घोंट प्रतियोगिता का डर दिखाया जाता है कोचिंग के द्वारा, वो वहां सालों भर प्रतियोगिता अंदर भी करा रहे होते हैं, इस कारण बच्चे वहां डिप्रेशन में हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं। यूपीएससी की तैयारी में ऐसी बात नहीं है, ग्रेजुएशन करने के बाद ना आपको एग्जाम देना है, मैच्योर हो जाता है आदमी। तो यहाँ वो बात, यहाँ आत्महत्या की घटनाएं आपको कम दिखेंगी या नहीं के बराबर दिखेंगी। अगर इक्का दुक्का है तो उसके कई कारण हो सकते हैं या किसी व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति यहाँ आत्महत्या की नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा भीड़ ऐसा बढ़ गया है कि अब कोचिंग कहने लगा है कि हम अर्जुन को बचपन में ही गोद ले लेंगे और इनको धर्मधर बना के सीधे सेना में भेजेंगे। महाभारत के युद्ध के मैदान में रिसीविंग ले लीजिएगा, श्री कृष्ण के रथ पर हम रिसीविंग दे देंगे। पता लिखा हमने कई ऐसे विज्ञापन देखे कि 5वीं क्लास में बोला जा रहा है वही अरे अभी आप देखिएगा कि अब ऐसा भी हो सकता है कोचिंग वाला कुछ करे कि ये हॉस्पिटल में नर्स से ही टाई अप कर ले कि जैसे आप वहां से प्रभु आपको दे बच्चा, आप जैसे रिसीव करिए किसी कोचिंग के बक्सा में रख दीजिए, वहीं पर पर्चा उर्चा काट के मम्मी पापा को रसीद दे देगा कि अब मैं आपके अर्जुन को सीधे श्री कृष्ण के रथ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में रिसीविंग दूंगा जो युद्ध जिता देगा।
ये हमारा हुआ। कोचिंग यहाँ तक पहुँच चुका है। तब तो बताइए 5वीं के बच्चे को आप कह रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, या मैट्रिक के बच्चे को, 12वीं के बच्चे को कि फाउंडेशन कोर्स करके आईएएस बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी वो प्रेशर वाला बाजार यहाँ भी बनने लगा है। अब कुंठित भी होंगे बच्चे, और ये भी होगा जो कोटा में हो रहा था। हाँ, नहीं तो पहले असफल तो होते थे लेकिन संभल जाते थे, क्योंकि मैच्योर लोग आते थे और इस तरह का वातावरण नहीं था। शिक्षक व्यक्तिगत तौर पे मिल के पढ़ाते थे, तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन होता था, सहयोग करते थे। कई शिक्षकों ने कई अपने योग्य छात्रों को कहा कि तुम नहीं अगर कर पा रहे हो तो तुम पढ़ाने आ जाओ, तुम एक अच्छे शिक्षक तक बन सकते हो। उन्होंने उसके करियर को इस तरह से बनाया। कई शिक्षक तो कई छात्रों के बिजनेस में उसको सहयोग किया कि तुम अगर चाहो तो स्कूल जाके कहीं खोल लो, तुम अगर चाहो तो पत्रकारिता में चले जाओ, वहाँ मैं तुमको सहयोग कर देता हूँ, हमसे मिलते रहना। तो एक संबंध बनता था पहले कोचिंग में शिक्षकों के द्वारा, जो आज तक है। अब वो खत्म हो गया ना सर, कॉर्पोरेट के आने से। अब तो नरसिंह अवतार की तरह खंभे में स्क्रीन पर टीचर आ रहा है। आखिरी बेंच पर जो लड़का बैठा है 1500 की कक्षा में, वो आगे वाले से पूछता है कि जिंदा है या इसका खाली वीडियो चल रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि जीवित भी है कि नहीं जो पढ़ा रहा है, कि उसका वीडियो पुराना रिकॉर्डिंग। अरे यार, इसमें दाढ़ी है, अगले चैप्टर में दाढ़ी नहीं है, ये अभी का है कि कब का है। अब ये हालत हो चुका है। ऊपर से टीचर लोगों का जो ऑरा हो चुका है वो शिक्षक का है ही नहीं। बाउंसर लेके चल रहे हैं, राइफलधारी शिक्षक को कवर किए हुए हैं। विद्यार्थी मिलता है, उसको छू के देखता है तो उसको लगता है मैडास टच, अरे मैं तो धन्य हो गया, पारस को छू दिया पत्थर ने, मैं सोना हो जाऊंगा। आज सर से मिलने का मौका मिला, मैं धन्य हुआ। अरे कोचिंग में एडमिशन लिया था 3 लाख देके सर से पढ़ने के लिए ना, मिलने पर धन्य हो रहे हो। आज सर स्वयं जिंदा होके कक्षा में आए, 7 दिन स्वयं सर की कक्षा में सामने से पढ़ूंगा। ये सब सौभाग्य में अब शामिल हो गया कोचिंग के। तो आप सोचिए कॉर्पोरेट ने किस तरह का माहौल बनाया है। मैं इस बातें इसलिए कह रहा हूँ बिना पानी पिए कोचिंग के नाम पे, क्योंकि मैं बहुत अफसोस करता हूँ। मैं डार्क हॉर्स का राइटर हूँ, मैंने सीसेट का आंदोलन किया है ना, अनशन पर बैठा। मुझे पता है हिंदी मीडियम की त्रासदी क्या है, उसकी संघर्ष क्या है। और जब मैं उन बच्चों के, उन पृष्ठभूमि के बच्चों को लाखों लाख रुपया देते हुए देखता हूँ ना, और मैं देखता हूं कि टीचर का ग्राफ दिन पर दिन, आर्थिक ग्राफ किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और बकैती भी बढ़ती जा रही है। पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं टीचर भी, बकैती के वीडियो ज्यादा आ रहे हैं। उनके पढ़ाई के अलावा सारे वीडियोज आ रहे हैं, वो कक्षा के अलावा सारे जगह मौजूद हैं। यही है। अब फिल्म का हीरो पॉडकास्ट में बैठेगा या सेलिब्रिटी वाले मंच पर जाके मनोरंजन करेगा, वहां टीचर भी जा रहे हैं। अब आप कहिएगा टीचर भी स्वतंत्र नहीं है क्या? अरे है, लेकिन उसका दायित्व तो अलग है ना। शाहरुख खान छोड़ के अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आपका नाम इसमें भी हो सकता है। आप अमर तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी तो आप अमर हो सकते थे। द्रोणाचार्य राजा बन के थोड़ी अमर होगा अपनी कहानी में। द्रोणाचार्य तो सिखाते हुए अपने शिष्य के कारण ही अमर होंगे ना। वो हस्तिनापुर का सम्राट होके नहीं अमर होंगे, क्योंकि वो द्रोण है। तो नहीं है। अब यहाँ द्रोणाचार्य लोग आता है, ड्रोन लेके, कैमरा लेके पीछे घूम रहा है सर के। तो द्रोणाचार्य की जगह जब से ड्रोनाचार्य लोग कोचिंग की दुनिया में आया है, तब से यही सब पैदा कर रहा है, सब्सक्राइबर, लाइक, घंटा, यही चल रहा है। ये बहुत दुखद है। हिंदी मीडियम दिन ब दिन दूर से दूर होता जा रहा है। यूपीएससी के दिनों में आप स्टूडेंट्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कैटेगराइज भी करते थे, डिफरेंट। वो क्या कैटेगराइजेशन था? नहीं, चूंकि ये इन्हीं सब रास्ते तो मैंने डार्क हॉर्स लिखा जी। तो वो अलग अलग तरह के होते ही थे विद्यार्थी। मैंने बताया, अब हम लोग, कई लोग बोलते थे तैयारी करने आए हैं, तो मैं अक्सर बोलता था कि कुछ लोग तैयारी करने आए हैं, कुछ लोग तैयार होने आए हैं। अच्छा। मतलब मैंने ऐसे भी बच्चे अपने समय में भी देखे थे जो कोट पैंट पहन के आता था और वो इंटरव्यू की मुद्रा में रहता था। उसका कहना ये होता था कि अगर पीटी हो गया, तो हम लोग कहते थे हाँ मान लो हो गया, लड़का भी काबिल है, टीचर भी काबिल है, हो ही गया। तो फिर बोला और फिर मेंस भी हो गया, हाँ हो गया, तो बताइए इंटरव्यू का तैयारी चाहिए कि नहीं? हाँ भाई चाहिए। तो अभी से तैयारी करने में क्या जाता है? तो मैंने जून की गर्मी में कई बच्चों को कोट पैंट पहन के बतरा में इतना दूर तक लगाई, टाई लगा के चाय पीते देखा था, पीटी पर चर्चा करते हुए। ऐसे भी गंभीर बच्चे थे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तब केवल पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे। आप उसको आज पागल मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि वो चाहे जैसे हों, उनका फोकस था रिजल्ट। और शिक्षक चाहे कुछ भी करें, वो उसको कक्षा में बोलते भी थे कि पागलपंती मत किया करो, अरे ढीला कपड़ा पहन के आओ, अरे नहीं तो फैक्ट घुसेगा कहाँ से, इतना टाइट पहन लेते हो। लेकिन उनका भी लक्ष्य था कि विद्यार्थी किस तरह से परीक्षा पास कर जाए।
आज कोई शिक्षक अपने क्लासरूम के बच्चों का नाम बता दे तो मैं जानूं? कैसे बताएंगे आप 2,500 बच्चों में? आप कैसे पता करेंगे कौन सा बच्चा किस विषय में काबिल है, किस में मजबूत है, किस में कमजोर है, कहाँ पे मुझे काम करना है? ये तब होता था। तो वो दौर ही चला गया सर। और दुख की बात यह है कि अच्छे टीचर यूट्यूबर हो गए और उसको बनाया कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट ने, जिसने रिव्यू दिया कि सर आप पढ़ाने लगोगे तो फिर तो भट्टा बैठ जाएगा हमारे कोचिंग का। सर मजा दो। तो हिंदी के छात्र मजा लेने के लिए कोचिंग में जा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, रिजल्ट मत लीजिए। फिर वो 3 दिन का मातम है, जब रिजल्ट आएगा मना लीजिए, बात खत्म कीजिए। और कोचिंग वाले उठा के कहाँ से ले आते हैं किन बच्चों को? अंग्रेजी वालों को माला पहनाते हैं, हिंदी के कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। माला पहनाते हैं अंग्रेजी मीडियम को, वर्कशॉप हो रहा है अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को लाके, अब माला पहना रहे हैं और एडमिशन हिंदी मीडियम। यही है। तो ये तो दिन ब दिन बदतर स्थिति होती जा रही है। हाँ, टीचर का करियर, अब जो बच्चा गांव से चल रहा है उसका एक ही लक्ष्य है, किस मास्टर का करियर बनाना है। वो मास्टर का करियर बनाने आ रहा है। वो यहाँ खैनी लगा के बोलेगा देखो 10 साल पहले इन सर का ना मात्र एक रूम था, क्लासरूम, अपने से झाड़ू लगाते थे, फिर हम लोग मेहनत किए, हम आए, फिर हमारा भाई आया, फिर हमारा छोटका भाई आया, हम लोग तीनों पैसा दिया, आज सर का बिल्डिंग हो गया। देखो आज सर का करियर बनाए हम लोग। हिंदी मीडियम में सर का करियर बना रहा है। अंग्रेजी में सर 1000 में 950 इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन हो रहा है, 50 हिंदी, उसमें भी 20 घर बैठ के, 20 में पूरे भारत, 10 वाला तो रिपीट हो रहा है कि जो पहले भी हुआ था उसने इंप्रूव किया या नहीं किया। 950 को जो अंग्रेजी का टीचर बना रहा है आईएएस, उसका रील देखे हैं आप? किसी अंग्रेजी टीचर का रील ला के दिखाइए मुझे, कौन सी कोचिंग का रील वायरल है? और ये 50 जो हिंदी मीडियम है, इसका रील पर पूरा अरबों का उद्योग चल रहा है। 950 को आईएएस आईपीएस बनाने वाले का रील ही नहीं है, उसको कौन टीचर बना रहा है? तो जिस अंग्रेजी दांव कॉर्पोरेट होने का जिस पर लांछन लग सकता था, वो प्रोफेशनली पढ़ा रहा है और पैसा भी कमा रहा है कोचिंग। और जिस हिंदी को हमने समझा मां भारती के भाल पर माई के लाल को लाल बत्ती देकर देश के लिए समर्पित करने वाले कोचिंग संस्थान, वो कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा कचरा वहीं पर है, जो कि है स्वर्ण भस्म के नाम पर कचरा का भूसा बेच रहा है। कैसे रुकेगा ये, आपको क्या लगता है? ये रुकेगा कि छात्रों को अवेयर होना ही होगा। वो रील देख के अगर एडमिशन लेने आएंगे तो मुश्किल है, किताबों की ओर लौटना होगा। और अपने शिक्षक का परीक्षण किताबों के आधार पर करिए, पूछिए या पता कीजिए कि कौन सा शिक्षक पढ़ा रहा है। जिस पढ़ाई को देख के आप बोर हो रहे हैं ना, कि बहुत डेप्थ में चल जाते हैं, यूपीएससी उसी डेप्थ का नाम है। तो वो करना ही होगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो मुश्किल है। शिक्षक सोशल मीडिया पर आपने ऐसा जादू पैदा कर दिया है, उस जादू में आप बतासा को कबूतर, कबूतर को बतासा बनाते हुए देखिए, उस खेल में आप अपना रुपया लुटाइए, निकलिए वहाँ से। रियल की दुनिया में जाके शिक्षकों के बारे में भी जानिए, उनसे पढ़िए, शिक्षक से पढ़िए, तभी रुकेगा, यूट्यूबर से नहीं। ऑन लाइटर साइड अगर हम एक आपसे सवाल पूछें कि क्या आप ही तो राय साहब नहीं हैं? नहीं, हम तो राय साहब तो बड़े जो है कि बड़े खतरनाक थे, बहुत गंभीर छात्र थे। हम लोग तो उतने गंभीर छात्र नहीं रहे। एक्चुअली डार्क हॉर्स में क्या है कि डार्क हॉर्स का हर पात्र बड़ा एक्सक्लूसिव है, कई तरह की चीजें उसमें है, कई तरह के, वो अंगारा जैसा है, किसी का खाल है, किसी का आंख है, किसी की बाल है, तो वो करके वो बनाया गया है। तो हर कैरेक्टर, लेकिन ये जरूर है कि हर कैरेक्टर मुखर्जी नगर के आसपास की दुनिया का है। संतोष हो, चाहे राय साहब हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो उसका कुक हो, चाहे, तो हर तरह का जो कैरेक्टर है, वो जावेद हो, वो डार्क हॉर्स उसी दुनिया का है। और अब तो वो कैरेक्टर ढूंढे मिलने मुश्किल हैं, क्योंकि वो दुनिया ही बदल गई है। और इसी कारण से डार्क हॉर्स आज भी पढ़ी जा रही है। और पायल, विदिशा और मोहिनी की बात करें तो वो सही में थे कि परसेप्शन था? नहीं, वैसी भी लोग हैं, वो वैसी छात्राएं हैं, बहुत गंभीर छात्र, जैसे छात्र कई तरह के हैं तो छात्राएं भी हैं। तो मुखर्जी नगर एक बहुत ही मुकम्मल दुनिया है। और मैंने वही कहा कि वो हिंदुस्तानी छात्रों के मनोविज्ञान का नक्शा है, जिसमें कई नदियां हैं, पहाड़ हैं, रेत हैं, मैदान है, हर तरह की चीज़ें हैं, जंगल है, यही बात। सीसैट आंदोलन पे आते हैं, क्या चीज़ आपको ट्रिगर की थी उस समय कि आप आंदोलन पे बैठे? रिजल्ट हिंदी मीडियम का। सीसेट आने के बाद अचानक से हिंदी मीडियम का पूरा पोर्शन यूपीएससी से कट गया, सिलेक्शन पीटी ही नहीं होने लगा। तो लगा कि अब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन
सिर्फ ये सोच के कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जब हमने पूछा तो कोई नहीं कर पा रहा है यहाँ। अचानक से हिंदी मीडियम बाहर, हिंदी मीडियम छोड़िए क्षेत्रीय भाषाओं के सारे छात्र बाहर। तो इसलिए लगा कि एक पीढ़ी को तो लड़ना होगा, और तब वो अनशन पर बैठे। और मैं 9 दिनों तक था अनशन पर। 3 दिन के बाद जो है कि पुलिस वजन करने आई, तो पुलिस ने मुझे कहा कि वजन आपका बढ़ रहा है। हमने कहा ये तो गजब टेक्नोलॉजी का हम ईजाद कर लिए, भूखे रहने से वजन बढ़ने लगा। तब फिर जो बगल में वो अस्पताल था, वहीं से पुलिस लाई थी वेटिंग मशीन। तो हम लोग ने साथियों से कहा कि हम लोग अपना मशीन खरीदो, उसमें तौल के पुलिस को नोट करवा रोज का रिपोर्ट। तो उसमें जो अपना खरीदे थे, चूंकि अपना पैसा लगाए थे, उसमें वजन गिरने लगा। सरकार वाला में थोड़ा बढ़ जाता है वजन, सरकार का हर चीज भारी होता है थोड़ा सा। तो फिर जो है कि 3 दिन के बाद जो है देश भर के करीब 150 सांसद मंचों पर आए होंगे, अपनी बात रखी, और एक बड़ा आंदोलन, इस देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन आजादी के बाद यूपीएससी के खिलाफ। बट आपने एंटिसिपेट किया था इतना बड़ा होगा ये जब आपने स्टार्ट किया था? नहीं, ये भरोसा था कि ये सरकार को सुनना होगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व इतने लोगों का था, तो कैसे नहीं सुनती सरकार, ये तो पूरा भरोसा था। लेकिन इस तरह से लड़ाई को सपोर्ट मिलेगा और हम लोग टिके रह जाएंगे, ये नहीं सोचा था। लेकिन लड़ते रहे। वो हमारे समय के साथियों की जिजीविसा का कमाल है कि सरकार को 1 साल के अंदर यूपीएससी को बैकफुट पे जाना पड़ा। जिस डीपी अग्रवाल जी ने कहा था कि ये असंभव है कि छात्रों के आंदोलन के सामने यूपीएससी कोई परिवर्तन ले आए, हम लोगों ने इतिहास रच दिया, हमारे समय के साथियों ने इतिहास रच दिया कि यूपीएससी को पीछे जाना पड़ा। पहले आंदोलन से उम्र सीमा बढ़ाई गई, अटेम्प्ट बढ़ाया गया 2 साल का। 2013 में तभी कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में फिर जब भाजपा की सरकार आई, उस वक्त फिर सीसेट क्वालिफाइंग हुआ। दोनों काम दोनों सरकारों के दौर में हुआ। दोनों आंदोलनों में जिस तरह से छात्रों ने भागीदारी की वो अद्भुत था। मेरे जीवन के लिए वो सबसे निर्णायक और सबसे सार्थक काम मैं अगर मानता हूँ अपने जीवन का, तो वो सीसेट का आंदोलन था। मुझे इस बात का हमेशा सुकून रहेगा। मैं यूपीएससी नहीं कर पाया, ये बात बहुत अब पीछे छूट गई, लेकिन अभी जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनको ये पता हो कि उनके लिए ये जमीन बनाने के लिए उनके पीछे के साथियों ने बड़ी लड़ाई और आई थिंक सबको मालूम है मोस्टली। हाँ, अब तो पता है ही लोगों को, लेकिन हमारे समय में मीडिया उतना मुखर इस तरह से सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग इसका पीआर नहीं कर पाए जिस तरह से आज कुछ भी लोग 4 केला देते हुए हॉस्पिटल में कर लेता है मरीज को। हम लोगों ने यूपीएससी में अटेम्प्ट दिलवाया 2-2, उसका पीआर नहीं कर पाए, केला और नारंगी का लोग कर ले रहा है ना। तो ये बात तो है, लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल रहा है। बट तब से अब तक आपको लगता है चेंज कुछ आया है कि हाँ, वो 14, 15 और 22 के बीच में तो आया है जी। अब प्रीलिम्स की संख्या बढ़ी है, मेंस में भी भागीदारी बढ़ रही है। बट अगर ग्रामीण वर्ग और शहरी वर्ग को देखें तो आपको क्या लगता है सिस्टम अभी भी शहरी वर्ग के साथ है? हाँ, वो जो अभिजात्य होने का जो भान है और जो अब जो ही मैं कह रहा था कि सांस्कृतिक रूप से जो अगुवा होने का जो भान है, वो तो है शहरों के अभिजात्य वर्ग के पास, क्योंकि शहर में तो वो लोग भी हैं जो भूखे रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक बात है। यहाँ भी तो कई लोग जो संघर्ष की चक्की में पीस रहे हैं, ज्यादा तो वही लोग हैं। शहर तो उन्हीं से बना है, उन्हीं से चल रहा है। वो लोग जो गुड़गांव के करोड़ों के फॉर्म में बैठे हुए हैं, उनसे शहर थोड़ी चल रहा है। वो तो शहर का चक्का तो चल रहा है उन मजदूरों से, उन लड़ने वाले लोगों से, पसीने से चल रहा है सर। इत्र से शहर नहीं चल सकता, वो तो पसीने और खून से ही चलेगा। और ये दोनों तो उसी वर्ग के पास है जो मेहनत कर रहा है, श्रम कर रहा है। तो मैं शहर की बात नहीं कर रहा, गांव, ये शहर और गांव का विभाजन नहीं है, ये अभिजात्य और गंवई भदेश के बीच की लड़ाई है, जहाँ पर हम अपने देशज होने को हीन भावना से देखें और कोई खुद को शहरी बोलने के लिए शहरी संस्कृति का नारा देके अपने को सर्वश्रेष्ठ बताए। ये इन दोनों की लड़ाई है, जहाँ पर हम जैसे लोगों को ये कहना होगा जोर से मंचों पे जाके कि हम भदेश का महोत्सव कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है पढ़ाई। हम पढ़ के आएंगे तो हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। हमारे पेट में अवाकाडो है या सत्तू है, ये अंतर कोई मायने नहीं रखता है। आप ब्रूसेटा खा के आ रहे हैं
और हम जो है भुट्टा खा के अगर आ रहे हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब जवान खुल रही है तो हम कितने प्रभावी हैं और हम आंधी और तूफान और संघर्ष में भी अपने पांव जमा कर रख सकते हैं या नहीं, और हम धारा के विपरीत बढ़ सकते हैं कि नहीं। मैदान पर फैसला इस बात से होगा। ब्रुसेटा बनाम भुट्टा की लड़ाई नहीं है ये, यही बात है। यूपीएससी की तैयारी की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, ये समय की बर्बादी है या फिर ये जीवन का संघर्ष है? मतलब किस हद तक एक स्टूडेंट को वो तैयारी जारी रखनी चाहिए और कब जूम आउट करना चाहिए कि मेरे बस की बात? देखिए, असल में क्या है कि इसको हम इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए नहीं देख सकते। सर, जब आप हवन करने बैठते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता है कि किस हविस में या किस वाले स्वाहा में देवता प्रकट हो जाएगा। रक्त की कौन सी बूंद जो है हम चढ़ा रहे हैं जिसमें देवता प्रसन्न हो जाए, आपको नहीं पता चलता है। राम की शक्ति पूजा में जब राम सारे फूल चढ़ा चुके होते हैं, तब उनके पास जब सारे कमल खत्म हो जाते हैं तो उनको याद आता है कि माँ कहती थी कि तुम्हारे दोनों आंख कमल के समान हैं। तब राम को लगता है कि 2 फूल तो अभी और हैं हमारे पास, और तब जब वो फूल समर्पण करने के लिए सोचते हैं कि हम आंख ही चढ़ाएंगे तो देवता प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे 5-5 साल 6-6 यही साल मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता होता है कि उम्र के किस पड़ाव पे किस एग्जाम में देवता प्रकट हो जाएगा सफलता का। इसीलिए आप हवन में बैठे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कब तक पढ़ोगे रे। वो जो साधना में बैठा है ना, वही जानता है कि लो इस बार शायद हो जाए। शायद हमारे कमल खत्म हो चुके हैं पुष्प चढ़ाने को, आखिरी 2 कमल नयन है ना, तो उसको क्या पता कि कौन से उम्र का कौन सा पड़ाव उसका 2 आखिरी कमल नयन है जिसमें कि शक्ति का प्रकट हो जाना लिखा है। इसी उम्मीद में, इसी इंतजार में आखिरी कतरा तक हवन कुंड में डालता है बच्चा, और हम उसका मजाक बाहर बैठ के उड़ा रहे हैं या हम उसकी आलोचना कर रहे होते हैं कब तक पढ़ेगा। अरे उस साधक को पता ही नहीं कि कब देवता प्रकट हो जाएगा। आप कम से कम उसकी साधना की यात्रा को तो समझिए। इसलिए हमें यह देखना होगा कि उसके हवन कुंड में अगर हम पानी डाल के उसको शांत कर रहे हैं कि कब तक खुद को जलाओगे, तो उसी को कहते हैं कि विकल्प समाज या सरकार कैसे निकाले। वो मैकेनिज्म क्यों नहीं बना के दे रही है, चाहे वो सरकार हो या सोसाइटी हो। कब तक हम यही बात कहते रहेंगे? पढ़ना लिखना कब से बेकार हो गया? इसी तैयारी से निकले कई बच्चे दूसरे क्षेत्र में जाके कमाल तो कर ही रहे हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई चुभने लगे समाज को, तो ये हम कैसे वक्त में जी रहे हैं? और अब तो हर बच्चे के दिमाग में बात रहती है कि उसके पास प्लान बी है। वो प्लान बी के लिए सर छटपटाता भी है। वो प्लान बी जिस दिन ढूंढ लेता है, एग्जिट कर जाता है उस गेट से। लेकिन जब तक नहीं मिला है तो उसी साधना में बैठ के वो हवन में डालता रहेगा अपनी, और वो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। वो पढ़ाई कभी वेस्ट जाती नहीं है। तो इस तरह से हम उसको इतना निराशा के तौर पे नहीं देख सकते। अब कुछ अपवाद आप ले आ सकते हैं कि कुछ लोग नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो उनके साथ भी सहानुभूति है। उसको निकाला, कोई एनजीओ ऐसा ही हो जो इसका ही रेस्क्यू कर ले, कोई काउंसलिंग ऐसा काउंटर भी खुले। जब हर चीज की कंपनी खुल गई है तो यूपीएससी फेल कैसे एग्जिट करे मुखर्जी नगर करोल बाग से, इसकी भी काउंसलिंग कोई कर दे। वो भी तो नहीं है समाज में। वो आलोचना कर रहा है, काउंसलिंग नहीं कर रहा है। कितने लोग विकल्प पे बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से, और वही निकल पाता जिसके दोस्त आईएएस हैं, लेकिन वो अपने मित्रों से बात करते और कहते हैं चलो एक अवसर है, वहां निकलो, वहां कर सकते, तो निकल जाते हैं। सर ऐसा नहीं है। मैंने तो मुखर्जी नगर में किसी छात्र की समाधि देखी नहीं है, इसका मतलब निकले ना। मैंने किसी कमरे में नहीं देखा कि यहाँ पर प्रमोद कुमार रहते थे, मनोज कुमार, उनकी समाधि यहीं पर यहीं खत्म हो गई। नहीं, ऐसी नहीं है। पढ़ने दीजिए। बहुत मुश्किल से कोई किताबों पर बैठ के पढ़ रहा है, नहीं तो चैट जीपीटी और एआई से पूछकर दुनिया के हर समस्या समाधान करने वाली पीढ़ी में यही लोग बचे हुए हैं जिनके हाथ में टेक्स्ट बुक है। इनको पढ़ने दिया जाए। कोचिंग ने इनसे आधी किताबें छीन ली है नोट्स और सामग्री देने के नाम पे। आधा ही समाज छीन लेगा ये बोल के कि कब तक पढ़ोगे। तो लास्ट में फिर ढूंढते रहिएगा फिर गूगल पर ही योग्य नेतृत्व और योग्य युवा शक्ति जो भारत को विश्वगुरु बनाएगी। हम नई वाली हिंदी पे आते हैं जिस पे काफ़ी बातचीत होती है। तो कई लोग ये कहते हैं कि साहित्य का स्तर नई वाली हिंदी से गिरा है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो जो लोग कहते हैं कुछ पी खा लेते होंगे तो बोल देते होंगे, है ना। तो जब वो बोलते हैं तो उनके पास कोई तर्क होना चाहिए, और जब तर्क होगा तो कुछ किताबों का नाम लेंगे, कुछ राइटिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ लेखनीय उदाहरण देंगे,
तो एक उदाहरण, 2, 4 या 10 उदाहरण देके किसी धारा को सतही बता देने से इसलिए नहीं होगा आज के दौर में, क्योंकि सब लोग इसी दौर में लिख रहे हैं। तो वो केवल नई वाली हिंदी के टैगलाइन से लिख रहे हैं, इसलिए उसका मूल्यांकन इतना कठोर आप करने लगेंगे। और दूसरा जो इस टैगलाइन से बाहर लिख रहा है लेकिन इसी समय में आज की भाषा में लिख रहा है, उसका मूल्यांकन हम उसको महान हिंदी करके कहेंगे, तो ये फिर भेदभाव है। देखना ये होगा कि हम किस किताब का मूल्यांकन करते वक्त कह रहे हैं कि ये लेखन या ये किताब सतही है। धारा को हम सतही नहीं बोल सकते। आप किसी लेखक को या उसके लेखक के कृति को कह सकते हैं उसकी आलोचना के दौरान कि ये सतही था, इनकी भाषा ऐसी थी। तो वो तो हर तरह के हिंदी के लिखने वालों के साथ है। दूसरा है कि नई वाली हिंदी भाषा के क्षरण का मसला ही नहीं है। नई वाली हिंदी हम इसलिए कहते हैं कि हम कहते हैं कि नए विषय लेकर नए लोग आ रहे हैं और इंटरनेट पर बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है, ऑनलाइन किताबों की बिक्री बढ़ रही है, किताबों की बिक्री के पाठकीय संसार में वृद्धि हो रही है, किताबों के लेखक सेमिनार में जा रहे हैं, किताबों के लेखक फिल्मों में लिख रहे हैं। हम इस बदले हुए परिवर्तित परिदृश्य के समुच्चय को नई वाली हिंदी कहते हैं। इसका भाषा के बिगाड़ और सुधार से कुछ लेना देना नहीं है। हम वही हिंदी लिख रहे हैं जो अन्य लोग भी हिंदी लिख रहे हैं, और यहां तक कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तौर पे बेहतर लिखें। कोई कहेगा कि कम लिखा जा रहा है, बहुत छोटी छोटी किताबें आ रही है, तो वो उसको मैं खुद अपनी किताब से उस तर्क को काटता हूं। मैंने तो 500 पेज के उपन्यास लिखे हैं, औघड़ मैंने 400 पेज का लिखा था। अभी विश्वगुरु मैंने लिखा 490 पेज का उपन्यास है। अभी मैं 90 पेज का उपन्यास रख देता हूं सामने, तो कई लोग बोलते हैं कि अरे इतना मोटा कौन पढ़ेगा। अब उससे पूछिए कि तुम सतही पढ़ रहे थे, आओ पढ़ो। अब मैंने अभी विश्वगुरु के 4 पेज में बसंत का वर्णन करते हुए ऐसा हिंदी लिखा है कि एक आदमी जो हिंदी का पाठक था बड़ा गंभीर, उसने कहा कि 3-4 पेज बहुत खराब लिखे हो यार, बोरिंग है, इतना क्यों लिखे टफ हिंदी। अब बताइए, उसका एक अलग आरोप है मेरे ऊपर। कहा ऐसे कौन हिंदी लिखता है, क्यों ऐसा हिंदी लिखे। हाँ, बाद में ठीक हो रहा है फिर 4 पेज के बाद, क्योंकि वहां पर संवाद आ रहे हैं, फिर आज के पात्र हैं वो अपनी हिसाब से अपनी भाषा बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें। तो किताब का मूल्यांकन होना चाहिए, रचना का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे हम किसी धारा, किसी युग की को खारिज करते हैं, तो हम उस युग के सारी चीजों को खारिज करने का शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि हमको इस पर बात ही नहीं करना है। ये असल में सामूहिक नरसंहार का मसला है, हम वो नहीं होने देंगे। और हम बात करेंगे रचनाशीलता पर। नए लोग, ये तो नई पीढ़ी की समस्या है कि नई पीढ़ी समाज से कटी हुई है। उसने समाज शास्त्र को इंटरनेट पर देखा है, वो खबरों से भारतीय समाज का आकलन कर रही है। वो न्यूज कवरेज के ईमानदार एंकर के विश्लेषण को भारत का समाज समझ रही है। मतलब कई एंकर है ना जो कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, तो उसका अगर कोई विश्लेषण कोई सुन लेता है, उसको लगता है भारत समझ गए। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग को ग्राउंड समझ रहा है आज का युवा। जमीनी रिपोर्टिंग कर रहा है कोई, तो उसको लग रहा है जमीन बता दे रहा है। ना 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 ना, लेखक को वहां जाके इतना दूर जमीन में उतरना पड़ता है। ये कर नहीं रहे हैं युवा। तो पाठक भी आपको बड़ा वो कहते हैं कि ऐसा ये बहुत गहरा लिख दिया, बहुत ये कर दिया, बड़ा बोरिंग हो गया। तो पाठक भी नए तरह के आ रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। तो उनको थोड़ा टहलाना होगा, थोड़ा घुमाना होगा, थोड़ा जोर लगेगा। सर, मैं गांव का लेखक नहीं हूं, मैं गांव में रहने वाला लेखक हूं। मैं ग्रामीण समाज पर जब लिखता हूं तो धूल पैरों में कादो लगा हुआ रहता है, तब हाथ में कलम लेके लिख रहा हूं। यानी जाता हूं, दुनिया देखता हूं। मैं शहर में भी, अभी मैं लिख रहा हूं, अभी नया उपन्यास लिख रहा हूं। जो लोग शहरों में भी संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ भी जो भूखे लोग हैं, यहाँ भी जो दिहाड़ी करके युवा आ रहा है, उसकी जिंदगी भी लिख रहा हूं। तो ये दुनिया देख रहा हूं तब लिख रहा हूं। तो ये जो परसेप्शन आधारित लेखन है और इंटरनेट आधारित, इंफॉर्मेशन आधारित जो लेखन है, वो सतही कर दे रहा है। तो ये मसला तो पूरी पीढ़ी की समस्या है। सीनियर राइटर्स की बात करें वर्सेस नए राइटर्स, जूनियर नहीं बोलूंगा, नए राइटर्स, तो आपको लगता है कि उनके एलीट क्लब में अभी भी वो नए राइटर्स को आने नहीं देते? हम उनका एलीट क्लब है, यही शब्द आपने मेरे उत्तर को आसान कर दिया कि ये उनका एलीट क्लब है। तो ये लोग एलिटाबेथ है। महारानी एलिजाबेथ जैसे पहले राज करती थी इस देश पर, अब एलिटाबेथ कर रहे हैं। तो ये जो एलिटाबेथों का जो एलिट वर्ग है, ये सोचता है कि भाई हमारे कालीन पर कोई बोरा चट्टी वाला पाँव में कादो कचरा लेके नहीं चलाना चाहिए। और ये उनको सैनिटाइज करके भी नहीं लाने दे रहे हैं, क्योंकि फुल पैंट मुड़ा हुआ है हम लोग का, और माथा पर गमछा है। यही मैं कह रहा हूं, यही जो अभिजात्य है वो हिंदी का अभिजात्य है। ये जो हिंदी का अभिजात्य वर्ग है, इसके पास कहानियां नहीं है, इसके पास विश्लेषण है। ये मनोविज्ञान का सेगमेंट फ्राइड है,
ठीक है, लेकिन सिगमंड फ्राइड जो है वो गोदान की कहानी को लिखेगा तो उसके पास होरी का अनुभव होना चाहिए ना, उसके पास तो धनिया होनी चाहिए ना, उसके पास तो गोबर होना चाहिए ना। तो ये लोग जो है कि एलिटाबेथ लोग, सिगमंड फ्राइड तो है, ये लोग बड़ा मन विश्लेषण ऐसा करेगा, छिंद्रान्वेषण ऐसा करेगा कि आपको चकित कर देगा अपनी विद्वता से, सिगार पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, वाइन पीते हुए, लेकिन कहानी जमीन से कटी हुई है। तो जिसको आप सीनियर बोल रहे हैं, मैं उनको जमीन से कटा हुआ प्लास्टिक साहित्यकार बोलता हूँ। कृत्रिम कहानी लिखने वाले लोग हैं, शब्दों का जादू हो सकता है इनके पास, इनके पास शब्द विन्यास का एक जादुई संसार है, उससे भारत के समाज शास्त्रों के उलझे हुए धागे सुलझ नहीं जाते हैं, उससे सामाजिक सूत्रों को हल नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज की जटिलता के सूत्रों को चमत्कारिक व्याकरणीय आचार्य पंडिताई वाले हिंदी से, अपने उसके पांडित्य से सूत्र को हल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको भारतीय समाज का हिस्सा बनना पड़ता है, वहां उतरना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, तब जाके कहानी रचनी पड़ती है, तब जाके आप जिसको कनेक्ट बोलते हैं तब वो कनेक्ट होता है। और लेखक की असली सफलता, मैं अगर आपसे पूछूं तो आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा या 10 लाख पाठक होंगे? किसी भी लेखक के लिए उनका पाठक ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। पुरस्कार आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाती है, पुरस्कार आपको सावधान करती है कि तुमको कुछ लोगों ने गंभीरता से लिया है, इस पे खरे उतरना जी, वो आपको सावधान करती है। और इसी सावधानी से आप फिर नई दुनिया बनाते हैं और पाठकों तक पहुंचते हैं। डार्क हॉर्स को जब पुरस्कार मिला था तो उसके डार्क हॉर्स के पास 50,000 पाठक थे, आज उसके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पाठक हैं। तो ये जिम्मेदारी बढ़ाता है पुरस्कार। पुरस्कार जिस दिन हमने पुरस्कार को उपलब्धि समझ के जश्न मनाना शुरू कर दिया, वो क्षरण शुरू हो जाएगा।